सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसे कि आपको पता है, मैं भी आपकी तरह एक एस्पिरेंट ही हूँ और काफ़ी टाइम से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी अपने चैनल पे, क्योंकि मैं अपनी प्रिपरेशन में बहुत बिजी थी। बहुत सारे एग्जाम्स थे जो मुझे देने थे। और तो जैसा कि आपको पता है, अभी बिहार में रिसेंटली बिहार पीसीएस का पेपर हुआ था और जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, लेकिन फाइनल आंसर की आ चुकी है। तो मैं आज आपके साथ अपना जो एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रही हूँ कि फाइनल आंसर की से मिलाने के बाद मेरे क्या मार्क्स बन रहे हैं, क्या मेरा कट ऑफ क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, एग्जामिनेशन हॉल में मेरी क्या परफॉर्मेंस रही, कैसा मेरा पेपर, किस तरह का पेपर गया। जैसे कि आप सबको पता है, इस साल का पेपर बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था और काफ़ी प्रेशर था सभी स्टूडेंट्स पे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। तो मैंने अपना एग्जामिनेशन हॉल के अंदर किस तरह से मैंने पेपर को सॉल्व किया, जो भी क्वेश्चंस आए थे उनके साथ मैंने कैसे डील किया इतने कम टाइम में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस को, जो भी अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस आ गए थे। करंट अफेयर बहुत ज़्यादा टफ था इस दफ़ा का। तो वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि किस तरह से मेरे साथ हुआ एग्जामिनेशन हॉल में और क्या मेरी परफॉर्मेंस पे पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो 13 सितंबर का जो प्रीलिम्स का बीपीएससी का पेपर हुआ है, उसमें मैक्सिमम बच्चों ने जो हर साल अटेम्प्ट करते हैं एग्ज़ाम, उतने ही लगभग 3.5 लाख पौने 4 लाख के आसपास बच्चों ने पेपर दिया है। तो जो बहुत सारे लोग कट ऑफ का प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, बहुत कम कट ऑफ जाएगी। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एग्जामिनेशन हॉल के बाहर क्वेश्चन आने के बाद कट ऑफ को देखकर, सॉरी, क्वेश्चन को देखकर कट ऑफ डिसाइड करना, ये बहुत ज़्यादा अलग चीज़ है। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठ के एग्ज़ाम में उस प्रेशर को फील करते हुए और इतने लिमिटेड टाइम में पेपर सॉल्व करना, वो एकदम एकदम डिफ़िकल्ट और डिफरेंट चीज़ है वो। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जब पेपर खोला मैंने, तो किस तरह से देखा मैंने पेपर। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम पेपर खोलते हैं नंबर 1 क्वेश्चन से, तो हम डायरेक्ट बनाना शुरू नहीं करते। हम सबसे पहले क्वेश्चन 1 से लेके 150 पेज के सारे पेजेस पलट कर हम देखते हैं। और ये चीज़ कहीं ना कहीं एक नेगेटिव साइकोलॉजी हमारे माइंड पे इम्पैक्ट करती है, क्योंकि जब जिस तरह से मैं पेपर के पन्ने पलट रही थी और क्वेश्चंस का जो लेवल था वो डिफ़िकल्ट मुझे दिख रहा था, तो कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट उसने डाला मेरी परफॉर्मेंस पे कि आप थोड़ा सा पैनिक कर जाते हैं। तो मैं भी थोड़ा सा पैनिक कर गई कि ये क्या हो गया, करंट अफेयर तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इकोनॉमिक्स के सवाल थोड़े से बहुत कम दिख रहे हैं मुझे, बाकी जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा डायनामिक दिख रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए शुरू करते हैं इस पेपर को कि मैंने कैसे किया। तो सबसे पहले मेरा जो था वो सेट एफ था, मेरा मुझे एफ मिला था और इस तरह से पेपर मैंने ओपन किया। और आप देख सकते हैं कि ये मैंने जो आंसर्स जो ओएमआर में मैंने टिक किए हैं, तो उनको मैंने यहाँ पे लगाया है। और मेरे जो मार्क्स हैं वो तकरीबन, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, पहले पेपर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन था मेज़िनॉट लाइन के बारे में। तो मैंने देखा, तो पहले मैंने पूरा पेपर गो थ्रू कर लिया और मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि पेपर थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और कैसे मैं इसको सॉल्व करूँगी। तो मैंने अपना जो टेम्परामेंट को स्लो डाउन करते हुए पेपर को सॉल्व करने की कोशिश की। तो मेरा नंबर 1 जो कि मैंने इस तरह से खोला और मैंने देखा कि ये जो मेज़िनॉट लाइन के बारे में पूछा है, तो अगेन मैंने शायद नहीं सुना था या करंट अफेयर में कभी सुना होगा, बट मुझे ये याद नहीं आ रहा था पेपर में, एग्जामिनेशन हॉल में। तो फिर मैंने इसको इस तरह से एलिमिनेशन टेक्निक की हेल्प से मैंने इसको करने की कोशिश की कि साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया नहीं हो सकता है शायद, क्योंकि वहाँ पे आई थिंक 38 जो पैरेलल लाइन है वो जाती है, मे बी यूएस कनाडा नहीं होगा। तो मुझे इन दोनों में कन्फ्यूज़न था, तो मैंने एम टिक किया, जो कि मेरा आंसर गलत है। ये क्वेश्चन में देखिए मेरे साथ क्या हुआ, जबकि ये नंबर 2 का ही क्वेश्चन था, लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया कि मैंने सारे पन्ने पलट के अपने 150 क्वेश्चन देख लिए थे, तो एक तरह से बहुत ज़्यादा प्रेशर मेरे पे बिल्ड हो गया था वहाँ पे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और ये मैं इसको पढ़ रही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो जल संधि के बारे में पूछा गया था। तो मुझे पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबको पता है और बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में भी रहता है और यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन जो प्रेशर एग्जामिनेशन हॉल में बिल्ड हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मैं ऐसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पढ़ ज़रूर रही हूँ, लेकिन मेरे बैक ऑफ द माइंड में हॉर्न ऑफ अफ्रीका चल रहा है। मतलब ये ऐसा हो जाता है आपके साथ एग्जामिनेशन के आपके सामने, आप जो पढ़ रहे हैं आप समझ कुछ और रहे हैं। और मतलब ये इससे मैंने समझा कि ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, और उस हिसाब से मैंने सारा काट पीट कर दिया और पता नहीं मैंने क्या लगा दिया। मुझे लगा कि ये रेड सी एंड अरेबियन सी को जोड़ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो यहाँ पे अरेबियन सी नहीं है, तो मैंने हिंद महासागर इसको लगा दिया मैंने।
घर पे आने के बाद मुझे एक गलती अपनी रियलाइज़ हुई, तो ये गलत हो गया। देन ये ग्राउंड ज़ीरो के बारे में पूछा था, तो ग्राउंड ज़ीरो भी आई एम नॉट वेरी श्योर कि क्या आंसर है, तो मैंने सी लगाया था, तो ये भी मेरा गलत था। देन हमसे एक और डेविस नेक के बारे में पूछा था, जो कि इस्थमस हमारा, तो वो भी ये मैंने स्किप कर दिया था। देन आपसे जो एग्रीकल्चर का पूछा था, तो फिर वो यहाँ से मेरे सही है क्वेश्चंस, तो फिर इस तरह से फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो फिर क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल ठीक लगा। फिर यहाँ पे एक जीआई टैग के बारे में पूछा था, तो जीआई टैग हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि बिहार का जीआई टैग याद करते हैं अगर किसी स्टेट का हम एग्ज़ाम दे रहे हैं। बट ये करने से ज़्यादा अच्छा है कि जो रीसेंट न्यूज़ में जीआई टैग्स है उनको देख ले, लेकिन काफ़ी जीआई टैग मिलते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि कितने याद करना, तो इस हिसाब से ये मेरा भी गलत हो गया। मेरठ का कुछ पूछा था उन्होंने। देन उन्होंने हमसे टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च के बारे में पूछा था, तो अगेन वो भी मेरा गलत हुआ। देन नेशनल पार्क से पूछा था, वो सही हुआ। अब देखिए ये इस क्वेश्चन में मेरे से क्या गलती हुई, मतलब इसे बोलते हैं सिली मिस्टेक। आप कितना भी पढ़ के जाएँ, कितनी भी चीज़ें आपको याद हो, अगर एग्जामिनेशन हॉल में आपका एप्टीट्यूड सही नहीं है तो वहाँ पे काफ़ी आपकी परफॉर्मेंस पे नेगेटिव असर पड़ता है। ये जो क्वेश्चन था लोकटक, तो सबको पता है कि लोकटक झील है, और मैंने यहाँ पे जैसा देख सकते हैं मैंने झील भी मार्क किया है, लेकिन और मुझे पता था कि मैंने झील मार्क किया है, लेकिन अब जब ओएमआर शीट आई है तो मैं उसमें देख रही हूँ कि मेरा जो ऑप्शन है 13 नंबर में मैंने सी मार्क किया हुआ है। अब ये चीज़ें कैसे हुई मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया है, जबकि मैं बहुत ध्यान से बहुत एहतियात के साथ अपने ओएमआर को फिल कर रही थी। लेकिन आप चाहे इसे लक बोलते हैं कि आप कितना भी पढ़ लें, लेकिन वहाँ पे आपका माइंड इस तरह से काम नहीं कर पाता है। मुझे पता भी नहीं, मुझे लग रहा है कि मैंने बी मारा है, लेकिन वहाँ पे पता नहीं कैसे। तो यहाँ पे एक मेरा गलत हो गया, एक सही क्वेश्चन। फिर आगे जो क्वेश्चन पूछा था उन्होंने नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व्स इन बिहार पूछा था। देन बिहार का स्टेट एनिमल पूछा उन्होंने। ये जो क्वेश्चन था इन विच ईयर द नालंदा यूनिवर्सिटी वाज री एस्टैब्लिश इन बिहार, तो ये क्वेश्चन मुझे इतना पता था कि 2014 में इसको यूनेस्को साइट डिक्लेयर किया गया था। तो मैंने, आप देख सकते हैं कि मैंने इसको 2 कट कर दिया था पहले, फिर मैंने थोड़ा ओवर थिंक कर दिया। तो आपको ओवर थिंक भी नहीं करना होता है एग्ज़ाम में, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास। एग्जामिनेशन हॉल में 150 मिनट मिलते हैं, सॉरी 150 क्वेश्चन होते हैं, 120 मिनट मिलते हैं। और अगर हम ओएमआर फिल करने की बात करें तो अगर आप 125 से 130 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो भी आपको मिनिमम 15 मिनट ओएमआर फिल करने में लगेगा, 15 से 20 मिनट मान सकते हैं। और फिर आपको अटेंडेंस भी बनाने हैं, आपको सिग्नेचर भी करना है, आपको जो भी ओएमआर पे अपनी डिटेल्स है वो भी फिल करनी। तो इन सब में करने में अगर हम मान के चले कि 20 मिनट भी लग गया तो आपके पास अब 100 मिनट है हाथ में, और 150 क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है। तो इतना फास्ट आपको वहाँ पे सोचना होता है कि जिसकी वजह से हमें जो 1 लाइनर छोटे क्वेश्चन है हम उसको बहुत जल्दी करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनके लिए टाइम बचा सकें। तो इस चक्कर में जो हमारे जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो गलत हो जाते हैं। तो मेरे साथ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पे वही हुआ है, मैंने टाइम बचाने की कोशिश की, क्योंकि मैंने आगे पेज पलट के देखा था कि काफ़ी बड़े बड़े पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस थे। तो एग्जामिनेशन हॉल में ये चीज़ें ऐसे चल रही होती हैं। देन ये जो कर्मनाशा नदी के बारे में पूछा था, तो ये भी मेरा, मतलब मैं बहुत श्योर नहीं थी कि मैंने क्या लगाया है, बट वहाँ पे एग्ज़ाम मुझे लग रहा था कैमूर, मैंने विक्रम टिक कर दिया, ये गलत है। तो ये बिहार के बारे में पूछा था, पाइराइट का। तो प्रोड्यूस पूछा था, हमारे पास रिजर्व है, तो ये तो खैर क्वेश्चन डिलीट हुआ है। देन हमसे पूछा था सोना, तो ये तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, ये बेसिक सा था। देन हमसे पूछा था क्लाइमेट के बारे में, मोस्ट ऑफ द बिहार कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट टाइप, तो ये तो PYQ से आपका हो जाएगा। देन ये क्वेश्चन था बेसिक साइंस का क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल, तो ये मेरा बन गया था। ये वाला मैंने इसको किया था कि मैंने जब इसको मैं ये बना रही थी तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा था बनाने में, तो मैंने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए थे और मैंने बोला था कि मैं बाद में आकर इसको बनाऊंगी, थोड़ा सा टाइम लग रहा था मुझे, तो इसको ये मेरा क्वेश्चन छूट गया। देन ये क्वेश्चन तो मैंने बना लिया था, तो इसका आंसर A था, तो ये। फिर आपसे साइंस का क्वेश्चन था, साइंस के कुछ क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड थे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी था हमारा साइंस का, तो ये इस तरह से। उसके बाद रीजनिंग का, तो फिर रीजनिंग में भी थोड़ा टाइम लगता है बनाने में, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है कि 9 से 10 नंबर आपसे पूछ रहे हैं। तो वहाँ पे जल्दबाजी मैंने नहीं की, क्योंकि मैंने बोला कि यहाँ पे 9 से 10 नंबर उठा सकते हैं हम अच्छे तरह से, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम लेके मतलब आराम से बनाया। तो रीजनिंग के लगभग सारे सवाल मेरे सही थे। उसके बाद हम आगे आते हैं, फिर करंट अफेयर में आए, फिर कुछ बिहार की ज्योग्राफी थी, बिहार स्पेशल था। और जब करंट अफेयर की बारी आई तब एक तरफ से सारे गलत होने लगे, क्योंकि बहुत लंबे लंबे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस हैं। और
आप देख सकते हैं कि यहाँ पे GSLV 515 के बारे में उन्होंने पूछा था, तो ये मैं बहुत श्योर नहीं थी कि मैंने अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है। और जब मैंने देखा तो मेरा OMR में ये मार्क नहीं था, तो ये आता हुआ क्वेश्चन मेरा छूट गया। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है एग्जामिनेशन हॉल में कि आप बहुत सी चीज़ें होल्ड करते हैं कि हम बाद में करेंगे, लेकिन चूंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि वापस आकर आप सारा सॉल्व करें, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप क्रोनोलॉजी में पेपर सॉल्व करते जाए एहतियात से, और 2 राउंड में पेपर सॉल्व करें। 3 राउंड में पॉसिबल नहीं है, 3 राउंड नहीं हो पाता है। मेरा 3 राउंड की वजह से बहुत से क्वेश्चन छूट गए हैं। और तो इस तरह का पेपर सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हैं जिस तरह का पेपर आया है, और मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस को मैंने अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, क्योंकि मैं एक UPSC एस्पिरेंट भी हूँ। तो इस तरह की क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस होती है। लेकिन आप ये देखिए कि कितने लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं, इनको पढ़ना, उसके बाद इसमें नॉट है या करेक्ट है क्या दिया हुआ वो देखना, उसके बाद सोचना। तो पढ़ने के लिए टाइम हमें मिल रहा था, लेकिन सोचने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था। और सबसे बड़ा सेटबैक यहीं पे लगा है मैक्सिमम बच्चों को, कि सोचने का आपको टाइम नहीं मिल रहा था। इतना फास्ट सोचना था कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट नहीं है, तो आप उस क्वेश्चन को पढ़ भी रहे हैं, और फिर उसके सारे स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आप सारे स्टेटमेंट को सोच पाए, समझ पाए, ये टाइम नहीं था। इसकी वजह से काफ़ी कट ऑफ डाउन जाने की उम्मीद है, क्योंकि बहुत फास्ट मैंने पेपर सॉल्व किया है, जिसकी वजह से मैं बहुत डीपली सोच नहीं पाई और मेरा क्वेश्चन नहीं सही हो पाया। तो आपसे ये कहना चाहूँगी मैं कि आप अभी से जब पढ़ रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए, तो नॉलेज आपके पास कितना भी है, अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है, एप्टीट्यूड नहीं है, और उतना फास्ट आप पेपर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो आपका किसी भी का कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं क्लियर हो पाएगा। तो इसलिए आप लोग टेस्ट सीरीज लगाइए, PYQ लगाइए, और टाइम फ्रेम के अंदर लगाइए, जिससे क्या होगा कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से डील कर पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए और बहुत फास्ट सोचिए। अगर आप इस तरह से सोच पाएंगे, आप तभी एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। वरना नॉलेज तो बहुत होती है सबके पास, लेकिन वो अप्लाई नहीं हो पाता है वहाँ पे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से एग्जामिनेशन हॉल में, आप देखिए क्या सारी काटपीट चल रही थी, इतना फास्ट ये सब हो रहा था। तो ये जो भी मेरा ऑरेंज कलर का टिक है वो मेरा सही है क्वेश्चन। तो इन सबको करने के बाद मेरे जो मार्क्स हैं वो बन रहे हैं 70.14 मार्क्स बन रहे हैं मेरे काटपीट के, जो न्यू वाली आंसर की से है। और मेरी कैटेगरी है EWS फीमेल नेटिव बिहार। तो आप देखिए कि मेरा क्लियर होता है या नहीं होता है, मुझे बिल्कुल नहीं पता। लोग तो बोल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन जाएगी, बट इतनी भी डाउन जाए ये मैं नहीं कह सकती हूँ। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जो मैंने फील किया है, जितनी तरह की गलतियाँ मुझसे हुई है बहुत सारी, वो बहुत बच्चों से भी हुई है। 2-3 ऐसे क्वेश्चन है जो मेरे क्वेश्चन पे मार्क है, OMR पे मार्क नहीं है वो। तो इस तरह से तमाम चीज़ें हुई है। तो आपसे बस यही कहना है कि आप पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दीजिए। PYQ आप देख सकते हैं जिस तरह से जो भी क्वेश्चंस हैं, और कुछ हमारा जो सिली मिस्टेक भी हुई है, हम बहुत सारी क्वेश्चन थे। 2 ऑप्शन मुझे आ रहा था, 2 नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने उसको छोड़ा है। और इस हिसाब से मैंने 125 के अराउंड अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से आई थिंक मेरे नई वाली आंसर की से 84 क्वेश्चन मेरे सही है। ये एक मैंने OMR जब मिलाने के बाद, तो मेरे मार्क्स है 70.14। तो प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें मेरा सिलेक्शन हो जाए। और तो ये मैंने आपको दिखाया है कि मैंने कैसे एग्जामिनेशन हॉल में पेपर को सॉल्व किया था। आप देख सकते हैं कि, और ऐसा नहीं है, मैंने काफ़ी प्रिपरेशन की थी, और मैंने UPSC प्रीलिम्स भी दिया है, तो कंटिन्यू मैं प्रोसेस में थी। उसके बाद इतना पढ़ने के बाद भी मेरे मार्क्स 70 के आसपास बन रहे हैं, जो कि मुझे 2 साल हो गए तैयारी करते हुए। तो जो नए बच्चे हैं उनसे तो और भी ज़्यादा गलतियाँ हुई होंगी, या वैसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम टेस्ट सीरीज़ लगाई है। मैं आपको किसी टेस्ट सीरीज़ का यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। वो आपको एप्टीट्यूड डेवलप करती है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा परफॉर्म कर पाए। इतना फास्ट सारा आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा या नहीं होगा, ये एक ही बात पे डिपेंड करता है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को कितना फास्ट पढ़ पा रहे हैं, कितना फास्ट सोच पा रहे हैं, और कितना सही सोच पा रहे हैं। तो इन 3 चीज़ों पे आप काम कीजिएगा। अगर आपका ब्रेन इतना फास्ट चलेगा, करेक्ट सोच पाएगा, तभी आप क्लियर कर पाएंगे। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब 1 लाइनर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगी उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इतनी प्रैक्टिस करने के बाद मैंने बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ लगाई थी UPSC के लिए, तो इतना कुछ करने के बाद भी मुझसे इतनी गलती हुई है कि सीधे सीधे मेरे अभी मतलब 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे और सही हो सकते थे, लेकिन उस प्रेशर की वजह से नहीं हो पाया। तो आपसे बस मैं ये कहूँगी कि बस पढ़ाई मत, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, PYQ प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, टाइम फ्रेम में प्रैक्टिस कीजिए, OMR के साथ कीजिए। पहले आप सेक्शनल लगाइए, तब फुल लेंथ टेस्ट। अगर अभी आपने शुरुआत की है
6 महीना 1 साल हो गया, तो आप शुरू कीजिए पहले सेक्शनल टेस्ट से और सोचिए। सिर्फ रटने से नहीं होगा, जब तक आप सोचेंगे नहीं आप ना प्रीलिम्स निकाल पाएंगे ना मेंस निकाल पाएंगे। तो बहुत सोचना है, डीपली सोचना है, सही सोचना है, फास्ट सोचना है। तो बस अब रिज़ल्ट आने वाला है 1 हफ्ते में, और जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करूँगी कि मेरा क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी मुझसे बन पाएगा, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं कोई ब्लॉगर नहीं हूँ, मैंने एक वीडियो लास्ट ईयर अपलोड की थी, तो मुझे टाइम नहीं मिलता, मुझे अपनी पढ़ाई रहती है। बट ये वाला पेपर मैंने बताया कि मोस्टली जो टीचर्स बता रहे हैं वो आपको कट ऑफ सब डिसाइड कर रहे हैं कि ये कट ऑफ होगी, वो कट ऑफ होगी, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल के अंदर क्या हो रहा है वो आपको, मुझे ये वीडियो नहीं दिखी है, तो आप ये सारा देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हो रही थी। मतलब ये कलर तो मैंने बाद में आकर किया है कि कौन से मेरे करेक्ट है, कौन से नहीं करेक्ट है, बट ये देख रहे जो भी कार्ड पीट है, जो पेन्स थे, ये सब कुछ एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हो रहा था। और इसी का पॉजिटिव नेगेटिव रहा, जो 70 नंबर फिर भी आ पाए मेरे, तो प्लीज़ प्रे फॉर मी। सो थैंक यू सो मच।